वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो है वो एक रिकमेंडेड क्लास है और इस क्लास में हम लोग बेसिकली कंपटीशन में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में हमें इस क्लास से दो बेसिक चीजों में डिफरेंस क्लियर होगा। एक है लिमिट एट इंफिनिटी और एक जो भी हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड ही है। तो अगर ये वीडियो कुछ कम समझ आए तो फिर आपको क्या करना है, एक प्रीवियस वीडियो देखना है जिसमें आपको उसका टाइटल देखने को मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ द सम। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। हालांकि जो लोग उस वीडियो को देख चुके हैं उनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या सीखने जा रहे हैं। एक फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया था और याद रखेंगे ये जो टॉपिक उठाया जा रहा है ये कहां से उठाया जा रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रन हो रहा है। कई लोगों को इसमें दिक्कत थी, सभी के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैंने आपको पढ़ाया एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, पूरा वहां पर डिटेल में समझाया हुआ था और सीधे अडॉप्ट कर रहे हैं। a टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैंने मेंशन किया था लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी एंड i वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 एफ ए प्लस आई एच। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चेंजमेंट तो यहाँ i के प्लेस पर दे रहे हैं। ये पूरा ये फॉर्मूला कहां से आया है, किस तरीके से है, ये सब चीजें हम लोग सीख करके आए हैं। जिन भी लोगों को नहीं समझ आ रहा है वो लोग क्या करेंगे, एक प्रीवियस वीडियो आपको देखने को मिलेगी डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, उस वीडियो का टाइटल है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। हमने यहाँ पर फर्स्ट चेंजमेंट किया, अगर आई के प्लेस पर आर रख दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जहां जहां हमें आई देखने को मिल रहा है वहां वहां पर क्या देखने को मिलेगा, आर देखने को मिलेगा, आर एच। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? थोड़ा और बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि जो h है वो एक्चुअली क्या है, h क्या बताया था, b माइनस ए अपॉन एन। ध्यान से समझते रहना, b माइनस ए अपॉन एन समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 आफ्टर देन f a प्लस r अपनी जगह पर रहेगा b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, ये इतना पोर्शन हमारे पास जनरेट हुआ। यहां पर चल क्या रहा है एलएचएस में, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां पर कुछ चेंजमेंट करने जा रहे हैं और वो चेंजमेंट क्या है, इफ b इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू 0 अडॉप्ट करो। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स। यहां पर n पर तो कुछ नहीं होगा, n टेंस टू इंफिनिटी रन करेगा 1 माइनस 0 अपॉन n समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। a के प्लेस पर आ जाता है 0, फिर r अपनी जगह पर रहेगा, b के प्लेस पर 1 माइनस 0 बाई n। क्या यहां तक ये स्टेप क्लियर हुआ? फिर गहराई से समझेंगे। यहां से हमें देखने को मिलता है 0 टू 1 एफ एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये बना देता है 1 अपॉन n, फिर समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनाता है f, जीरो का कोई रोल नहीं है। यहां से आपको देखने को मिलेगा r इंटू 1 बाई n। थोड़ा और बेहतर तरह से, लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, और ये आपको देखने को मिलता है r बाई n। ये जो समेशन 1 अपॉन n चल रहा है इसको हम अंदर लेकर के जाना चाहते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 एफ r बाई n इंटू 1 अपॉन n। यहां पर चल क्या रहा है, a टू b एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये a और b की वैल्यूज हमको पता है, ये है 0 और ये है यहां पर 1। करना क्या है जरा ये देखते हैं, हम कंपेयर कराने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही हम कंपेयर कराते हैं दोनों को तो बच्चा एक तो आपको पता चलता है कि जो एफ आर बाई एन है वो एक्चुअली एफ एक्स के पैरेलल हो जाएगा,
जहां से हमको पता चलता है कि r बाई एन को हम रिप्लेस कराएंगे x से। जो काम यहां पर dx कर रहा है वो काम वास्तव में 1/n कर रहा है। तो बेसिकली पता चल रहा है कि 1/n का रिप्लेसमेंट dx से होगा। इसी के साथ में लिमिट्स की बात कर लेते हैं। तो अभी आपको पता है कि जो काम यहां पर समेशन कर रहा है, समेशन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन से। ये जो लिमिट्स चल रही है इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो बच्चा जो लिमिट्स हमारे पास रन हो रही है उसको जरा ध्यान से समझेंगे। अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन की अपर लिमिट अपॉन n, ठीक है। और सेम अगर हम लोअर लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी लोअर लिमिट समेशन का आएगा अपॉन n। क्या इतनी बात समझ पाए? यानी ओवरऑल जब हम लिमिट्स की बात करते हैं तो ये इतना पोर्शन 0 to 1 जो रेड से लिखा गया उससे टैली हो रहा है। ओवरऑल अगर हम इसकी एक जनरल थ्योरी, एक जनरलाइज वर्जन लिखना चाहें तो आपको शायद यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं a to b fx dx इक्वल्स टू लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी, आ नहीं पाएगा इतने में। इधर से कुछ रफ कर देते हैं, देखो जरा, इधर से थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है बच्चा, यहां से अगर अब हम एक जनरल थ्योरी की बात करें a to b fx dx, तो शायद मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ रहा होगा लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम फाई x फाई टू साई। अब हमें क्या पता लिमिट्स क्या है, मान लिया यहां से आपको देखने को मिलेगा एफ आर बाई एन और साथ में 1/n। ये 1/n कभी अंदर भी होता है कभी बाहर भी होता है, आपके ऊपर है आप कहां पर रखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि लिमिट्स के अंदर होगा लेकिन समेशन से बाहर हो सकता है क्योंकि समेशन एक्चुअली आर के लिए रन हो रहा है। अब इसी के साथ में अगर हम चीजों को कंपेयर कराएं तो किसी भी समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस रहेगा वो कुछ ये रहेगा, समेशन का रिप्लेसमेंट इंटीग्रेशन से हो जाएगा, इसी के साथ में 1/n का रिप्लेसमेंट dx से हो जाएगा, इसी के साथ में r/n का रिप्लेसमेंट x से हो जाएगा। इतना ही नहीं, बॉडी को थोड़ा सा और भी आगे लेकर के चलते हैं तो हमको पता चलता है कि अपर लिमिट, अगर हमें लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, देन लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप यहां पर फाई रखेंगे अपॉन यहां पर n अपनी तरफ से दिया जाएगा, लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो लोअर लिमिट के इक्वल होगा। सेम प्रोसेस अगर हम अपर लिमिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी यहां से आएगा साई अपॉन n। जैसे ही इतना रिप्लेसमेंट हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ द सम में देते हैं वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंटीग्रेशन में। अब सवाल ये उठता है कि इसमें और इस प्रोसेस में अंतर क्या है, तो बच्चा जरा समझ लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये जो अभी आपके पास फॉर्मूला देखने को मिल रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरियस क्वेश्चंस में दिखा सकता हूं जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड पूछे जाते हैं और इसी एक साथ में कुछ और भी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो देख लेते हैं। यहां से ये जो प्रॉपर चैनल है इसको बोलते हैं समेशन ऑफ सीरीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, ठीक है। पूरा नाम क्या बनेगा, समेशन ऑफ सीरीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, क्लियर। तो कुल मिलाकर के ये चीज आपको इतनी समझ आई कि ये रिप्लेसमेंट क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अब इसी के साथ में एक दो क्वेश्चन हम लोग और भी डिस्कस करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। इतना बच्चा पूरा पोर्शन रफ कर देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, उस वीडियो से संबंधित कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उन सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। हालांकि ये एक रिकमेंडेड वीडियो है, बहुत सारे लोगों को डिमांड थी कि एक इस पर वीडियो तैयार करिए, तो फिर इस पर वीडियो में तैयार कर रहा हूं, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे और फिर देखते हैं। हाँ ठीक है, यहां तक समझ पाए। एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड अडॉप्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 11th आप लोग पास करके हैं लिमिट्स में, ये क्वेश्चन मैंने ही आपको सिखाया हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से ले करके प्लस n स्क्वायर होल अपॉन n क्यूब, होल अपॉन n क्यूब। अभी क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिजल्ट। ठीक है, हमें इस रिजल्ट का क्या करना है बच्चा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सिंपल सा केस था, मैंने आपको बताया था लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी, हम इसे क्या करेंगे n क्यूब, और जो न्यूमरेटर पर लिखा गया उसे लिख देते हैं समेशन ऑफ n स्क्वायर। अभी क्या करना है, जो न्यूमरेटर पर चल रहा है थोड़ा सा रीराइट कर देते हैं, बस एक स्टेप, 1 अपॉन n क्यूब और समेशन ऑफ n स्क्वायर। अभी ठीक है, अब क्या करना है, ये जो n स्क्वायर है, समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n क्यूब, यहां से आपको देखने को मिलेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। अभी क्या करना है, लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी, आपके पास एल्गो होगी, मैंने बताया था, उस एल्गो में हम लोग क्या करते हैं, उस एल्गो में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, उस एल्गो में हम लोग क्या करते हैं, उस एल्गो में हम लोग क्या करते हैं, ये n की पावर्स को कॉमन करते हैं, न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर फिर पावर को कैंसिल करते हैं, एल्गो आपके पास होगी 1 अपॉन n क्यूब, यहां से आपको देखने को मिलेगा n, फिर यहां से आपको देखने को मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, फिर यहां से आपको देखने को मिलेगा n 2 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, इसके बाद में ये n और ये n मिलकर के बना देते हैं क्या, n क्यूब, ये तीनों n मिलकर के बना देते हैं n क्यूब, यहां से आपको देखने को मिलता है 1 प्लस 1 अपॉन n 2 प्लस 1 अपॉन n, यहां से n क्यूब से ये n क्यूब कैंसिल हो जाता है, और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपको देखने को मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n फिर 2 प्लस 1 अपॉन n। कुछ मिसिंग है, मिसिंग बच्चा ये था कि ये 6 भी साथ में चलता रहेगा, तो इसको यहीं पर हमने लिख लिया है, इसको बाहर ही ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चा, एक काम करो, लिमिट्स को जरा अप्लाई कर दो, जैसे ही लिमिट्स को अप्लाई करोगे हमें देखने को मिलेगा 1 प्लस 0 आफ्टर देन 2 प्लस 0, कुल मिलाकर के हमें 1 अपॉन 3, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्लास 12 स्टैंडर्ड पर हम सीख करके आए थे। अब जरा देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है बाद में चर्चा करते हैं इस पर। इसी का एक सेकंड केस, सेकंड मेथड देखने की कोशिश करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं क्या इस पर जो अभी हम लोगों ने सीखा है वो अप्लाई हो सकता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा। हमारे पास इस जगह से स्टार्ट हो जाएगा सोल्यूशन, इसी जगह से स्टार्ट हो जाएगा समेशन, नहीं और क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां से अब आपको देखने को मिलेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से ले करके प्लस का n स्क्वायर होल अपॉन n क्यूब। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में थे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा हुआ था, उसमें भी समेशन को लेकर के कुछ क्वेरीज की गई थी, मुझे लगता है शायद सौम्य ने क्वेरी की हुई थी। यहां से ये जो बच्चा ऊपर वाली सीरीज है इसको हमने लिखा n क्यूब, और इसको हमने कहा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, बच्चा 1 टू n ले लेते हैं, r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, और यहां से ये जो चल रहा है अब ये r स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे यार, जो चीज अभी n स्क्वायर लिखी हुई थी वही चीज यहाँ पर r स्क्वायर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब फिलहाल अभी आप लोगों के मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि वहां n यहाँ r, तो फिर क्या है, तो बच्चा देखो यहाँ जो लिमिट रन हो रही है वो r के लिए रन हो रही है, यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन है, तो अंडरस्टूड है कि n वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। बात समझे या नहीं समझे, कभी भी समेशन सिंपली अगर लिखा हुआ है तो मतलब वहां पर लिमिट अंडरस्टूड चल रही है कि वो n के लिए रन हो रही है, n वेरिंग फ्रॉम 1। फिलहाल आगे देखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, इस पोर्शन को इस पोर्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखते हैं कि हम लोग कितना सफल हो सकते हैं। फिलहाल हमने क्या किया, 1 अपॉन n को बाहर ही रोका और हमने r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि अभी मैं बता करके आया हूं कि जो f होगा वो r बाई n के फॉर्म पर होना चाहिए, इसलिए n क्यूब को एक्चुअली मैंने लिख दिया 1 अपॉन n इंटू n स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ पाए, n क्यूब को क्या लिख दिया, n इंटू n स्क्वायर। अब ये जो 1 अपॉन n स्क्वायर है इसको अंदर भेजा तो ये पूरा कंप्लीट फॉर्म बना देता है r अपॉन n स्क्वायर। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो पाई, क्या इस पॉइंट तक आपको चीजें क्लियर हैं? आगे देखते हैं, यहां तक पहुंचने के बाद में बच्चा रिप्लेसमेंट करा दो। अब रिप्लेसमेंट कैसे होगा, इंटीग्रल साइन आएगा, यहां से r बाई n जो है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन n dx में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो r बाई n यहां पर बताया गया है कि r बाई n किस में जाएगा, x में जाएगा, 1 अपॉन n dx में जाएगा। यहां पर 1 अपॉन n dx में चला गया, r बाई n x में आ गया। इसके बाद में बच्चा लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था कि अगर लोअर लिमिट फाइंड आउट करना हो
तो लोअर लिमिट के लिए लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी और समेशन का लोअर लिमिट अपॉन n, बच्चा जैसे ही पुट करोगे वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा 0। सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग, अगर हमें अपर लिमिट फाइंड आउट करना है तो समेशन का अपर लिमिट ऊपर रख देना अपॉन n, और फिर जब सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या देखने को मिल जाता है 1 देखने को मिल जाता है। तो मतलब ये कहां से कहां तक गया 0 to 1 गया। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे ही इसे इंटीग्रेट करते हैं तो 1/3x³ 0 to 1 देन वी गेट 1/3। ये रहा हमारा क्या फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सोल्यूशन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फिलहाल अब एक क्वेश्चन यहां से रेज हो जाता है। वो क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना, ये जो ब्लू कलर से सॉल्व किया गया है, ब्लू कलर से सॉल्व करना ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर इस प्रोसेसिंग से। देखो बच्चा, इसका जो आंसर है वो सोल्यूशन ये है कि ये वाली प्रोसेसिंग जो है ये कम बेहतर है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। यानी ये जो पूरा वर्किंग है इसका नाम ही है समेशन ऑफ सीरीज डेफिनेट इंटीग्रल, समेशन ऑफ सीरीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ द सम। तो जहां कहीं भी समेशन सीरीज पर अप्लाई हो पा रहा है वहां पर ये मेथड अप्लाई होगा। हालांकि ये जो वर्किंग और प्रोसेसिंग की गई है लिमिट एट इंफिनिटी, ये वाला केस वहां पर अप्लाई होता है जहां पर कि समेशन नहीं अप्लाई हो पाएगा। समेशन जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया 5n² + 1/6n² + 2। अब हम इस पर समेशन अप्लाई, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करना चाहते हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पर समेशन अब नहीं है, तो ये सिंपली वो वाला केस है जो मैंने अभी आपको बताया हुआ था। यहाँ पर अभी क्या है कि समेशन भी अप्लाई है, तो जहां कहीं भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और समेशन दोनों एक साथ होता है, क्या कहा, समेशन भी है और साथ ही साथ लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी भी है। तो अगर ये दो कंडीशंस हमारे पास एक साथ देखने को मिल रही है तो फिर हम हमेशा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को फॉलो करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा और इसी के साथ में हम लोग एक क्वेश्चन और भी देखेंगे। हालांकि उस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, अब जरा यहाँ पर कुछ डाउट सीजन है, स्टूडेंट्स को डाउट सीजन को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। डाउट जो है वो समेशन को लेकर के है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। एक सवाल यहां से रेज हो सकता है और वो ये, इसी सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं, 1², 2², 3² से लेकर के n² होल अपॉन n³। अगर ये कहा जाए कि दोनों ही मेथड जिस अभी सॉल्व किए थे उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका जवाब ये है कि यहां से अगर हम इस सीरीज को इस तरह से डिफाइन कर दें, ध्यान से समझते रहेंगे बच्चा, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो जाएगा। 1² अपॉन n³, 2² अपॉन n³, 3² अपॉन n³ से लेकर के n² अपॉन n³। अब बच्चा हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहां से अभी आपको देखने को मिलेगा लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी 1² अपॉन n³ 2² अपॉन n³ और 3² अपॉन n³ से लेकर के 1 अपॉन n। अभी हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर लिमिट्स को अप्लाई करेंगे हमें देखने को मिलेगा 0 + 0 + 0 से लेकर के 0। यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n थे, तो यहां से यहां तक भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n हो गए। यहां से यहां तक भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n हो गए। तो यहां से यहां तक भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n हो गए। 0 को n टाइम्स ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। अब देखो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि इसके पहले अभी जो हम लोग सॉल्व करके आए हैं वहां से हमारा आंसर क्या आ रहा था, 1/3 आ रहा था। सवाल ये होता है कि यहाँ पर आखिरकार ये एरर क्यों क्रिएट हो रही है, यानी यहाँ पर ये 0 क्यों आ रहा है। तो बच्चा अभी इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि वो एक्चुअली जो था वो समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन था और वो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की कैटेगरी में जाएगा। वो बात अलग है कि क्लास 12 स्टैंडर्ड पर ये चीज होती नहीं है, तो फिर टीचर्स के सामने मजबूरी होती है, वो आपको जो ब्लू से सॉल्व किया था उसी मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं था, ये मेरी एक स्टूडेंट रही हैं निधि, ये उन्हीं का प्रॉब्लम था। शी इज मच मोर टैलेंटेड स्टूडेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पुट अप करती हैं, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा लॉजिक होता है। ये सोल्यूशन उन्होंने ही मुझे भेजा हुआ था और फिर पूछा था कि आखिरकार इसमें एरर क्या है। तो फिर ये जो वीडियो भी प्रॉपर बन रही है पर्टिकुलर उन्हीं के लिए वीडियो बनाई जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हालांकि ये जो भी ग्रीन से सोल्यूशन को सॉल्व किया था, आप इस सोल्यूशन को देखेंगे तो इसमें भी कहीं आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, मगर ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है ब्रेन एक्सरसाइज विजुअल मैथमेटिक्स पर जो आपको देखने को मिलते हैं। अब जरा कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि कुछ हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पुट अप किए हुए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो n वेरिंग फ्रॉम
1 to n और 1 लिखा गया है, तो फिर इसका जो आंसर है वो n है। अब सवाल ये उठता है कि इसका आंसर n कैसे है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने चल रहे हैं। देखो बच्चा क्या है कि यहाँ जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, समझेंगे, समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम n, यहाँ पर जो लिखा गया है 1, वो एक्चुअली fn इक्वल्स टू 1 है। मतलब ये जो वैल्यू है 1, ये 1 एक्चुअली फंक्शन ये है fn इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप, मैंने यहां पर fn रिप्रेजेंट किया, अब एक बार आपने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, देन वी गेट दी f1। फिर एक बार हमने क्या किया, 2 पुट किया, फिर एक बार हमने क्या किया, 3 पुट किया, एंड सो ऑन। लास्ट में हमने क्या किया, n पुट कर दिया। अब जरा ध्यान से समझते रहना, ये समझ में आया ना, ये फंक्शन है। अब ये वाली जो थ्योरी है, ये इससे कनेक्ट करके देखो, तो समेशन के अंदर जो होता है वो एक्चुअली फंक्शन होता है। तो यहां पर भी जो बात ये लिखी जाती है एक्चुअली फंक्शन है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर n की वैल्यू, ये वाला जो n है ये वही n है जो यहाँ पर समेशन के लिए रन कराया जा रहा है। समझते रहेंगे भैया, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। हमने n की वैल्यू 1 2 3 से देना शुरू किया और कहां तक पहुंचे, हम लोग n तक पहुंचे। अब अच्छा देखो, fn इक्वल्स टू 1 दिया गया है, यानी ये किस तरीके का फंक्शन है, ये एक है कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन के बारे में कई बार आपको चार्ट भी दिखाया है, कई बार डिटेल में भी समझाया है, समझेंगे। ये कांस्टेंट फंक्शन है, जब हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट की तब भी 1 ही रहेगा, 2 पुट करेंगे तब भी 1 ही रहेगा, 3 पुट करेंगे तब भी 1 ही रहेगा, और ये हमेशा 1 ही रहेगा। ये fn इक्वल्स टू 1 की जगह अगर आप इसे fx इक्वल्स टू 1 देखते हैं, तो x की किसी भी वैल्यू को आप रखेंगे, आपको हमेशा fx हमेशा 1 ही मिलेगा, मतलब x से इंडिपेंडेंट होगा, और इसीलिए ये कुल मिलाकर के कांस्टेंट फंक्शन बोले जाते हैं। ठीक है, अब अच्छा यहां से हमें पता चलता है कि जो f1 की वैल्यू है वो भी 1 है, f2 भी 1 है, f3 भी 1 है, और सेम प्रोसेस से fn भी 1 है। कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं। तो बच्चा इनको ऐड करने पर हमें क्या देखने को मिलता है, n देखने को मिलता है। मतलब ये बात जो यहाँ पर लिखी गई है ये बिल्कुल सही लिखी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू n कैसे होता है ये आपको समझ आ गया होगा। हालांकि इस सोल्यूशन को थोड़ा और बेहतर तरीके से आप इस तरीके से पढ़ते हैं, समेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू n। अब देखो यार, अभी इसके पहले भी मैंने बताया हुआ था, कहीं पर भी जब समेशन दिया जाता है, याद रखना, जब कभी भी समेशन दिया जाता है और समेशन में कोई लिमिट नहीं दी गई तो वो अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड क्या है कि वो n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होकर के n इक्वल्स टू n तक जा रहा है। इसीलिए जब भी आप देखते होंगे समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n स्क्वायर और समेशन ऑफ n क्यूब, ये तीन फॉर्मूलाज आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं n प्लस 1 बाई 2, फिर n प्लस 1, 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, और n प्लस 1 होल अपॉन 2 टू दी होल पावर 2। अब कुल मिलाकर के जब आप ये तीन फॉर्मुलाज पढ़ते हैं तो आप देखते हैं वो केवल समेशन हमें पढ़ाया जाता है, हमें समेशन पर लिमिट नहीं बताई जाती है। जबकि अभी जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग सीख रहे हैं, जहां पर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस सीखा, तो हमने देखा कि समेशन बगैर लिमिट के रन ही नहीं होता है। तो अभी मेरी बात समझ पाए, अगर समेशन में कुछ नहीं दिया गया तो वो अंडरस्टूड है। कहां से कहां तक रन हो रहा है, n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू n तक जा रहा है, मतलब n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होकर के n इक्वल्स टू n तक जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर बच्चे और भी अच्छी तरीके से समझ लेना कि ये वाला जो n है, ये वाला n इस n से अलग है। ठीक है, ये फंक्शन का आउटपुट है। जैसे अभी हमने लिखा था fn इक्वल्स टू 1, तो ये fn इक्वल्स टू 1, ये वाला जो n है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो a टू b चल रहा है, ये x की वो लिमिट है जो x एक्सेस को बाउंड कर रहा है। ठीक है, आप एक बार वो प्रीवियस वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर जो n है वो n किसका काम कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, जबकि यहां पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो अभी यहीं से एक केस और भी रेज होने वाला है, चलिए देखते हैं जरा अब क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा, समेशन ऑफ 1 की वैल्यू n कैसे होती है। इसी के साथ में दो तीन चीजें और भी हम लोग यहां से समझने की कोशिश करेंगे, और फिर देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो में कितना सीख पा रहे हैं और इसे कितना सफल बना पा रहे हैं। यहां पे देखते हैं बच्चा, अगर हम बात करते हैं समेशन ऑफ हमने ले लिया n, और हमने n को रन कराया 0 टू n माइनस 1। ठीक है, 0 टू n माइनस 1। तो बच्चा देखो इसका जो आंसर आता है वो आता है n माइनस 1 होल अपॉन 2। आपको याद होगा ये जो बच्चा पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ द सम का, जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था उसमें वहां पर ये चीज क्लियर की हुई थी। हालांकि कुछ लोगों के मन में इसको भी लेकर के डाउट था, तो ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं। चलो एक काम करते हैं कि इसका समेशन ही ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसका समेशन ओपन किया, समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 n, तो ये बना देता है 1 प्लस 2 0 प्लस, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2 से लेकर के
ये कहां तक चला गया बच्चा, n-1 तक चला गया। ठीक है, अब अगर हम पूछते हैं कि 0 से लेकर के n-1 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप तुरंत बता देते हैं कि ये n टर्म्स हैं। यानी अगर मैं पूछता हूं कि 0 से लेकर के 5 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप बताते हैं 6, क्योंकि 0 भी उसमें इंक्लूड है। 1 2 3 4 5 तो ये हो गए और इंक्लूडिंग 0, मतलब कितने टर्म्स हो चुके हैं, 6 टर्म्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, सॉरी n हो चुके हैं। ये पूरा देखो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ये पूरा क्या कंप्लीटली बन रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो यहां से हम जानते हैं कि n टर्म्स का सम जनरेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। इसी में अगर लास्ट टर्म की हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको देखने को मिलता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कर ले, चाहे तो इसका इस्तेमाल करें, हालांकि सीरीज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है तो n/2 आता है, a क्या है फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म क्या है n-1। तो ओवरऑल यहां से अभी हमें देखने को मिलेगा n/2 और n-1। ये रहा आपका फाइनल आंसर। एक पॉइंट और भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आप सभी लोगों को, अगर मैं बात करता हूं समेशन ऑफ n की, तो फिर कुछ नहीं लिखा गया, तो हमने मान लिया कि n वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो बच्चा ये हमने लिखा 1 + 2 + 3 से लेकर के ये जाता है n तक। ठीक है, अब देखो इसी सीरीज को हम क्या करना चाहते हैं, एक बार रिवर्स सॉल्व करना चाहते हैं। हमने देखा 3 के ठीक पहले क्या है, 2 है, 2 के ठीक पहले क्या है, 1 है। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। यानी 3 से 2 पर आ रहे हैं तो -1 करना पड़ रहा है, 2 से 1 पर आ रहे हैं तो -1 करना पड़ रहा है। यानी अगर हम n का ठीक प्रीसीडिंग टर्म निकालेंगे तो इससे हमें क्या कर देना होगा, 1 माइनस कर देना होगा। अब याद रखना ये क्या है, ये टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है। तो फिर ये क्या है, n-1th टर्म है, ये क्या है, n-1th टर्म है। ठीक है, एक चीज याद रखना, फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन ये बोले जाते हैं, 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब याद रखना यहां पर जो n-1 दिया गया है उसमें n और 1 के बीच में जो माइनस है ये कोई फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं है, फंडामेंटल ऑपरेशन ये नहीं है, ये पूरा कंप्लीटली एक टर्म है n-1। इसमें n और 1 के बीच में अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर माइनस असल में फंडामेंटल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर आप एरर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये फंडामेंटल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो उस सिचुएशन में ये 1 इस 1 को कैंसिल कर देगा, लेकिन वो असल में एक रिप्रेजेंटेशन है, वो कोई फंडामेंटल ऑपरेशन वहां पर नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये तो कुछ बात समझ ही नहीं है, थोड़ा और क्लियर कर दीजिए, थोड़ा और बेहतर तरीके से बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, a, b, किसी भी ऑर्डर पेयर को जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करते हैं तो हम उसे लिखते हैं a + ib। अब याद रखना यहाँ पर ये जो प्लस साइन है ये किसी फंडामेंटल ऑपरेशन को नहीं बता रहा है, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आप ये नहीं सोचिए कि वहां जो प्लस लगा हुआ है वो किसी फंडामेंटल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर ये n-1 जो है वो एक्चुअली एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप कभी भी ये नहीं करोगे कि 1 से इस 1 को कैंसिल कर दिया, सेम प्रोसेस, ऐसा नहीं करोगे कि इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दिया। अब सवाल ये है कि ये कैंसिल क्यों नहीं होगा, तो जवाब अब आपको मिल चुका है कि यहाँ पर ये जो n-1 ये कंप्लीट एक टर्म है, इसमें n और 1 को आप अलग अलग एज्यूम नहीं करेंगे, और आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो माइनस है ये असल में फंडामेंटल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी अभी आपको क्लियर हो चुका होगा, और ये सब थोड़ा सा पढ़ते रहोगे तो चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर होने लगी, कहां पर फंडामेंटल ऑपरेशन यूज होता है, कहां पर नहीं यूज होता है। हालांकि ये वाला अभी अभी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, चलो फिर से लिख देंगे, कोई बात नहीं है। ये एक यहां से देखो एक आउटपुट अभी हमें देखने को मिला, और वो अभी आपके सामने है। हमने क्या देखा, हमने बच्चा देखा कि जब हमने इस सीरीज को n वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1 के लिए रन कराया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, n-1/2। एक बार फिर से इसी सीरीज को लेते हैं और इस बार n वेरिंग फ्रॉम 1 to n-1 ले लेते हैं, समेशन ऑफ n लेते हैं। ठीक है, अभी भी इसका जो आंसर आएगा वो n-1/2 आएगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे, तो चलिए इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। बच्चा अभी हमने क्या किया, समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 to n-1। हाँ n, बच्चा n की वैल्यूज पुट करना शुरू करो, तो 1 1 फिर 2 फिर 3 से लेकर के हम लोग कहां तक जाते हैं, n-1 तक जाते हैं। ठीक है, अब मैं इस बार जानना चाहता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स यहां से लेकर के यहां तक कितने हैं, तो आपका जवाब होगा सर n-1 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स हैं। अब जरा फिर गहराई से समझेंगे।
यहां से लेकर के यहां तक n-1 टर्म्स हैं। अगर हम इसे देखते हैं तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सम ऑफ n टर्म्स का हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब बच्चा देखो सम ऑफ n टर्म्स के लिए अभी मैंने आपको बताया था Sn = n/2a + l। इसमें a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, सब लोग सीख करके आए हैं। l क्या होता है, l होता है लास्ट टर्म। और यहां पर ये जो n है, ये n बच्चा क्या है, ये n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब बोलो यहां से लेकर के यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1 टर्म्स है। तो बच्चा यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, Sn = n-1। ठीक है, और ये वाला जो ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी n टर्म्स का सम, तो यहां पर भी n-1 आ जाएगा। अब जरा इधर देखो, a की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है, n-1 है। 1 से ये 1 कैंसिल नहीं हो जाएगा, n-1/2 साथ में n नहीं आ गया, कुल मिलाकर के n-1/2 नहीं आ गया। मतलब ये एक्सप्रेशन दोनों ही सेम है। अब इसी सीरीज में बच्चा देखो फिर आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में फिर आगे बढ़ रहे हैं। इस बार इसको रफ कर रहे हैं, इस बार इसको रफ कर दे रहे हैं। और अब अगर हम इसी बॉडी को कुछ इस तरीके से लिखें, समेशन ऑफ n-1। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चा देखो, एक बार हमने कुछ नहीं लिखा होगा तो फिर आप समझते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि ये n वेरिंग फ्रॉम 1 to n तक जा रहा है। ठीक है, n-1 टर्म्स का अगर हम सम जनरेट करेंगे तो ये अभी भी आंसर निकाल करके देगा n-1/2। सवाल ये है कि कैसे, तो चलिए फिर से हम लोग ढूंढते हैं क्या इसका जवाब। चलो देख लेते हैं भाई क्या होगा। हमने क्या किया, समेशन को अंदर रन करा दिया, तो समेशन ऑफ n और समेशन ऑफ 1। अब समेशन ऑफ n का फॉर्मूला आप जानते हैं, n + 1/2 होता है, सीख करके आए क्लास 11 से। समेशन ऑफ 1 अभी आज की क्लास में क्लियर किया, जहां से n आ जाए। हालांकि इस स्टेप को हम कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली एक्सरसाइज 7.8 NCERT टेक्स्ट बुक में, लेकिन फिर भी शायद क्लियर नहीं हो रहा था तो मैंने क्लियर कर दिया। बच्चे देखो, दोनों बॉडीज में, दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, और वो कॉमन पॉइंट है n-1। अभी हमने क्या किया बच्चा, एलसीएम ले लिया, तो n + 1 - 2/2। अभी हमने देखो इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो n-1 होल अपॉन 2। ओवरऑल हमारे पास ये देखो आउटपुट आता है, तो n-1/2। कुल मिलाकर के बताना ये चाहते हैं कि यही जो एक एक्सप्रेशन चल रहा है, इस एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कई मेथड हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा बेहतर तरह से समझ आया होगा। एक आपके लिए HW है, हालांकि एक डिलीटेड वीडियो थी जिसपे काफी स्टूडेंट्स चर्चा कर रहे थे, उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया हुआ था, आज एक बार फिर से पुटअप कर रहा हूं। समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1, और यहां पर लिखा 1। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आएगा उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। यहां से हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, n देखने को मिलेगा या फिर n-1 देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ पाए, क्या आप मेरी बात समझ पाए? हम ये जानना चाहते हैं कि n वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1 और 1, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा, हाँ 1 = n-1। हालांकि आप कहीं पर भी जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है एक्सरसाइज 7.8 के, तो समेशन ऑफ इस रिजल्ट में इसको रखना तब भी तुम्हारा आंसर आएगा, इसको रखोगे तब भी आएगा, ये खास बात है। लेकिन ऑथेंटिक रूप से मैं जानना चाहता हूं विच वन इज करेक्ट, ये सही है या ये सही है। एक होमवर्क तो आपका ये रहा, इसी के साथ में एक दूसरा होमवर्क फिर से देखते हैं। अभी भी मैंने बताया कि जो अंदर लिखा होता है वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फंक्शन को। मतलब ये लिमिट n के लिए चल रही है, तो ये एक्चुअली बताया गया है fn = 1। कोई दिक्कत? क्या होगा अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और हम लिखना चाहते हैं n⁻0। क्या कहा, हम इस सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं n⁻0। तो अब किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम कर दें, कहां पर इस रिजल्ट को हम यूज करें, एक इस पोर्शन पर और दूसरा इस पोर्शन पर, मतलब इस पोर्शन पर इन द सेंस मैं इस 1 की जगह पर बात कर रहा हूं, और यही बात मैं यहां पर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम 1 के प्लेस पर ये वाला फंक्शन पुट करें तो हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्या हम उस 1 के प्लेस पर ये रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। आपको रीजन के साथ में अपना रिप्लाई करना है, अगर हाँ तो क्यों और अगर ना तो क्यों। ठीक है,
तो ये आपके लिए 2 HW रहे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं किसका कितना फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसी के साथ में एक और भी समस्या जनरेट हुई थी, उसको भी देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन निधि का ही है। अगर हम बात करते हैं समेशन ऑफ एन की, एन वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो यहां से जब हम इसे जनरेट करेंगे तो आप जानते हैं n+1/2 जनरेट होता है। हाँ, प्रॉब्लम उनका ये था, प्रॉब्लम कुछ ये है बच्चा, अगर n की वैल्यू को ही हम 5 कर दें, ठीक है, तो जब आपने n की वैल्यू को 5 किया तो अब आपने ये n=5 उठा करके यहां रखा, तो बच्चा अब आपको देखने को मिलेगा समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 to 5 और फिर आपने रख दिया 5। अब इस सिचुएशन में 5 तो है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा n वेरिंग फ्रॉम 1 to 5। अब आप जानते हैं, अभी हमने आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया कि समेशन ऑफ 1 की वैल्यू n होती है, ये अभी हम लोग प्रूफ करके आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास पता है कि n वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो यही वाला n उठ करके यहां पर आ रहा है। अब यहां पर क्या है 5, तो यहां पर बच्चा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी समेशन ऑफ 1 की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 5 आ गई। तो आंसर क्या आया 25 आया। ये बात समझे या नहीं समझे? आंसर क्या आया 25 आया। अब जरा फिर गहराई से समझो, अगर हम इस समेशन को ही एक्सपेंड कर दें, क्या कहा, अगर हम इस समेशन को ही एक्सपेंड कर दें n=5 के लिए, n=5 के लिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाद में करते हैं, पहले n=5 जो रख रहे थे उसको यहां पे ले लेते हैं। जैसे ही आपने यहां पर रखा तो आपको देखने को मिलेगा 5 × 6/2 और ओवरऑल हमें मिल जाता है 15। अब देखो क्या LHS RHS इक्वल है? LHS RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक बार हमें आउटपुट 15 देखने को मिल रहा है, एक बार हमें आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है 25 देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही आंसर क्या है, अलग अलग है। अब देखते हैं इसमें एरर कहां पर है। देखो बच्चा, जब n=5 पुट करोगे तो मैं अभी आपको बता करके आ रहा था कुछ समय पहले ही, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो होता है ये क्या है, ये फंक्शन है। ये क्या है, ये है फंक्शन। ये जो n है, f के अंदर वाला जो n है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वो n है जिसको तुम अपनी तरफ से वैल्यूज क्या कर रहे हो, दे रहे हो। फिर वो जो बाहर वाला n है, इस केस में वो n तुम्हारा आउटपुट है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? n=5 रखना चाहते हैं, अब जब n=5 रख रहे हैं तो ये हम अपनी तरफ से वैल्यू दे रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब अगर ये सच में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर n=1 से लेकर के ये 5 तक जाएगा, मगर आउटपुट जो है वो अभी भी एज इट इज रहेगा। अब इस सिचुएशन में आप चाहें तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें और चाहे तो सीरीज को ही ओपन कर दें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 और 1 10 और 5 15। ओवरऑल अभी देखो हमारा आंसर सेम टैली होने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम n की वैल्यूज को कुछ पुट करेंगे तो वो एक्चुअली समेशन की अपर लिमिट पर जाएगा, ना कि अंदर वाले फंक्शन पर जाएगा। यहाँ से मुझे लगता है यूट्यूब में किसी ने कमेंट किया था, जिसमें मैंने बताया हुआ था, किसी ने कहा था कि फंक्शन नहीं होता है समेशन के साथ में, तो मैंने कहा था फंक्शन के बगैर मैथ्स अधूरी है। तो ये चीज अभी आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी। तो ये कई एक सवालों के जवाब थे जो बहुत दिनों से जनता जानना चाह रही थी। मुझे लगता है कि अभी आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर नहीं हुए हैं तो फिर आप मुझे बताएंगे, आई विल ट्राई टू प्रिपेयर अ नेक्स्ट वीडियो टू रिसॉल्व योर डाउट्स। देखते हैं क्या हो सकता है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। हमारा ये कंसेप्ट तो पीछे रह गया था और हम लोगों ने बीच में समेशन की पूरी कंप्लीट थ्योरी को सीखा भी और समझा भी। अब देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। समेशन ऑफ n और फिर ये जो अभी आज का आउटपुट चल रहा था n(n-1/2), इस पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, जानने को भी मिला होगा। फिलहाल इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस पुट अप किए उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करना आप लोग नहीं भूलेंगे। और फिर अब देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है और अभी यहाँ से जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में बताएंगे वो ऑलमोस्ट सब पूछे गए प्रॉब्लम्स हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n² + 1 n/n² + 1² n/n² + 2² से लेकर के n/n² + n²। ये आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म दिया गया है। चलो देखते हैं। हमने देखा कि ये पूरा जो पोर्शन है ये सम के फॉर्म पर रिप्रेजेंट हो सकता है। एक तो यहाँ पर n टेंड्स टू इंफिनिटी दिया गया है नंबर एक। दूसरा, हम इसको चाहे तो कंप्रेस कर सकते हैं। इसमें देखो बदल क्या रहा है बच्चा, क्या ये n बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, ये तो सब जगह सेम ही है। क्या ये n बदल रहा है? सर ये भी नहीं बदल रहा है, ये भी सब जगह सेम है। हाँ, बदल क्या रहा है? तो आप बताएंगे कि सर बदल रहा है ये 1 2 से लेकर के n तक। तो जो बदल रहा है वो जाता है r में, यानी हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे n² + r²। यहां से आप लिमिट्स देंगे r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है, लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी। और यहां से अभी आपको कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है,
एन स्क्वायर। सवाल ये उठता है कि सर आखिरकार एन स्क्वायर को कॉमन क्यों कर लिया गया है? तो बच्चा जवाब आप इसका अच्छी तरीके से जानते हैं, आर बाई एन का होल स्क्वायर। आप इस सवाल का जवाब जानते हैं कि यहाँ पर जवाब ये है कि हमें आर बाई एन लाना होता है, आर बाई एन, ठीक है। आर बाई एन का ही तो रिप्लेसमेंट होता है एक्स से। ओवरऑल एक एन इस एन को कैंसिल कर देता है, लिमिट्स एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन 1 अपॉन एन। इसी के साथ में एक हिस्सा और जनरेट हो जाता है आर अपॉन एन स्क्वायर। बच्चा अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये जो समेशन है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट्स एन टेंस टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट समेशन की ले लेते हैं, एन से डिवाइड कराते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं तो जीरो मिल जाता है। जबकि अगर अपर लिमिट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एन से एन को डिवाइड कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिल जाता है बच्चा 1। ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है 0 to 1। यहाँ से 1 अपॉन एन जो है वो dx में बदल जाएगा, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में आ जाएगा। बच्चा ये हम जानते हैं ये क्या है, ये है tan इनवर्स x। यहाँ पर 0 to 1 लिमिट्स अप्लाई होगी और जैसे ही हमने यहाँ पर लिमिट्स को अप्लाई किया हमें देखने को मिलता है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ओवरऑल यहाँ से आपको आउटपुट देखने को मिलता है पाई बाई 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो क्लास है आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। एक क्वेश्चन फिर हम लोग अडॉप्ट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग कितना कैच कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए HW होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, आफ्टर देन समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to 2n, देन r अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे करेंगे और आप बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी समेशन के से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेहिचक अपना कमेंट मुझे दे सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली चैट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस क्लास एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।